हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8। और आज से हम शुरू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। इसका मतलब ये है कि फर्म अपना बिजनेस पूरा ख़त्म करके क्लोज़ करके जिसका भी जितना पैसा बनता है फर्म को देना वो देना है, और सारे एसेट्स को भी बेच देना है। वही पैसे को फर्म के लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए यूज़ करना है, और अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में फर्म का बिजनेस टोटली बंद हो जाता है, सारे पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं, सारे पार्टनर्स को जितना भी बकाया रहता है फर्म से वो मिल जाता है। और ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक टर्म है जिसका मतलब है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से हो, रिटायरमेंट से हो, डेथ से हो, या फिर किसी और रीज़न से हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हो, सो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म ही पूरा क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया, इट इज़ वुंड अप, no more the firm is in existence and all the business activities have come to an end, the firm is totally wound up। so इस चीज़ को कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन? फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन, जब सारे के सारे पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हमको डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो म्यूचुअल मतलब सब तैयार हैं कि फर्म डिसॉल्व हो जाए। सेकंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि एक पार्टनर या बाकी के सारे पार्टनर्स जो दिवालिया हो गए हैं, मतलब वो अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए लॉफुली लीगल नहीं है, तो एज अ रिज़ल्ट फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। सेकंड है, जब कंपलसरी रहता है तब ये है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अनलॉफुल बिजनेस, अनलॉफुल बिजनेस का मतलब ये है कि कभी भी अनलॉफुल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाया जा सकता, ये कानूनी रूप से गलत है। सो इट इज़ अ क्राइम, सो वी कैन नॉट गो। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा होता है कि कल तक जो बिज़नेस पार्टनरशिप फर्म कर रहा था वो आज इलीगल हो गया है, तो पार्टनरशिप भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फर्म के पास एक लाइसेंस था कोई बिज़नेस करने का, और वो लाइसेंस आज ख़त्म हो गया, और अगर हम उस लाइसेंस को एक्सटेंड नहीं कराते हैं तो कल से फर्म का बिज़नेस जो है वो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो ऐसे में फर्म जो है वो कंपलसरीली डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड है बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब है कि फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। सो यहाँ पर पार्टनर ही एक रिटर्न नोटिस देता है, रिटर्न नोटिस बाय अ पार्टनर टू डिसॉल्व द फर्म। देन फोर्थ पॉइंट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट में जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे कि फर्म जो था वो 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो रहा है मान लीजिए,
तो 2020 के बाद फर्म है ही नहीं, क्योंकि आपने जो टर्म बनाया था वो उसका लास्ट डेट ये था, तो द फर्म इज़ डिसॉल्व नाउ। केस बी, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, मतलब जिस काम के लिए फर्म बनी थी वो काम पूरा हो गया, तो जब वो काम पूरा हो गया तो फर्म जो है अपने से डिज़ोल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 3 लोगों ने मिल करके एक फ़ीचर फिल्म बनाने का काम किया, तो जब तक वो फ़ीचर फिल्म कंप्लीट होकर के रिलीज़ नहीं हो जाए तब तक फर्म है, लेकिन उसके रिलीज़ हो जाने के बाद द फर्म इज़ फिनिश्ड, क्योंकि वो तीनों का एक साथ आना, वेंचर करना एक खास काम को पूरा करने के लिए था। सो इट इज़ नाउ डन। इसलिए on completion of the venture also the firm is dissolved. Then C, on death of a partner, death of a partner, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो हो सकता है कि फर्म आगे डिसकंटिन्यू हो जाए, पूरा फर्म ख़त्म बंद कर दे। देन पॉइंट डी, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब भी फर्म को डिज़ोल्व किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है बिजनेस को। अब लास्ट है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बाय कोर्ट। कई बार कोर्ट को भी आगे आकर कहना पड़ता है कि द फर्म इज़ डिसॉल्व, सो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सो फर्स्ट कंडीशन है कोर्ट के डिसोल्यूशन में कि इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका अब फाइनेंशियल डिसीजन लेने में वो अब लायक नहीं है, ऐसा समझा जाता है, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। मतलब द पार्टनर इज़ नॉट फिट फॉर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन और पर्सनल डिसीजन फॉर हिमसेल्फ, इन दैट केस ऑल्सो इट मे बी डिसॉल्व। देन पॉइंट बी, if any of the partner becomes permanently incapable of performing his duties as a partner, so permanently incapable, due to some physical injury or due to any mishappenings, अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, मतलब उसको अब उसका हेल्थ रिकवर करने का कोई चांस नहीं है, ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया, तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जा सके। पॉइंट सी, इफ़ अ पार्टनर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर किसी तरीके का धोखाधड़ी वगैरह किसी पार्टनर के द्वारा किया गया है और कोर्ट उस पर ऑब्जेक्शन ले रही है, जो कि लेना ही चाहिए, तो भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। देन पॉइंट डी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उल्लंघन, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा है उस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई बातों को नज़रअंदाज करके कुछ अलग निर्णय लिया जा रहा है, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व करें। पॉइंट ई, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस फर्म का डिसॉल्व हो जाना उचित है, चाहे कारण जो भी हो, वो कोर्ट डिसाइड करी है, तो भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। एंड लास्टली पॉइंट एफ, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, इसका मतलब यह है कि फर्म में ज़बरदस्त लॉस हो रहा है और उस प्रॉफिट कमाने का आगे फ्यूचर में भी कोई बहुत कम चांस है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो भी कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जा सके। नाउ फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमें मेन तौर पर जो बुक्स बनाने हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करना है, वो है फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड है कैश और बैंक अकाउंट। नाउ इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अकाउंट्स भी हैं जो हमको बनाना पड़ता है, जैसे कि लोन ऑफ अ पार्टनर अकाउंट,
लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर अकाउंट, इस तरीके से भी छोटे छोटे अकाउंट्स बीच में बन सकते हैं। वो क्वेश्चंस में बहुत कम हो सकते हैं कि बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन में मिले, लेकिन ये जो तीनों अकाउंट हैं ये कंपलसरीली हर क्वेश्चन में आ ही सकते हैं, मतलब मेजर पार्ट इसका यही है। नाउ अभी तक हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने से जो फ़ायदा या नुकसान हो रहा है दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में हमें फर्म के पास जितना भी एसेट्स है उसे बेचना है और जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसे चुकता करना है, और इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट या लॉस बचता है तो वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हमें क्या चाहिए, एक फ़र्म को क्लोज़ करने के लिए सबसे पहले हमको फ़र्म का बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म, और उसी लिस्ट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें एसेट्स को बेच करके रियलाइज़ करना है और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है। सो यहाँ पर बात यह है कि सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट किसको होगा। जैसे सारे एसेट्स को हम बेच रहे हैं, एसेट्स आर रियलाइज्ड, एसेट्स आर सोल्ड एंड रियलाइज्ड, लेकिन लाइबिलिटीज़ आर पेड। नाउ जो पैसे एसेट्स को बेचने से मिलेगा उसी पैसे से हम लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे रहेगा, प्रेफरेंस रहेगा फर्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब यह है कि फर्म का कैपिटल भी है और फर्म में पार्टनर्स का कैपिटल भी है और पार्टनर्स का एडवांस वगैरह भी हो सकता है। तो ये पहले नहीं चुकता करना है, पहले बाहर वाले लोगों को पैसा चुकाना है जिन्होंने फर्म के बिजनेस एक्टिविटीज़ पे ट्रस्ट करके हमें क्रेडिट फैसिलिटी और लोन वगैरह दिया था, जैसे कि क्रेडिटर है, जैसे कि बिल्स पेबल है, जैसे कि लोन है, एट्सेट्रा। ये सारे लोगों को पहले पेमेंट करना है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आएगा पार्टनर्स एडवांसेस। अगर पार्टनर ने किसी तरीके का लोन दिया है या किसी तरीके का एडवांस दिया है फर्म को, तो इनको फर्स्ट आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को देने के बाद अगर पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स के लोन को चुकता किया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल को चुकता किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर पैसा बच रहा है तो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को। सो इस तरीके से सारे लाइबिलिटीज़ को सेटल किया जाएगा। पहले आउटसाइडर्स को दिया जाएगा, उसके बाद पार्टनर्स का किसी भी तरीके का लोन या एडवांस है तो उसे दिया जाएगा, उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स का कैपिटल वापस किया जाएगा, उसके बाद भी अगर पैसा बच रहा है तो उसे प्रॉफिट की हैसियत से पार्टनर्स को ही उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाएगा। इसे और भी बेहतर समझने के लिए क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया रहेगा, एक बैलेंस शीट दिया है, अब इसी बैलेंस शीट को हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर जितने भी सारे एसेट्स दिए हैं वो सारे के सारे एसेट्स, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस, इसलिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो एक एक एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा एक एक नाम से। मीन्स अगर मशीन लिखा है तो टू मशीन, डेटर्स लिखा है तो टू डेटर्स, ऐसा करके इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, उसको यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय लोन ऐसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ उसी अमाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा जो अमाउंट बैलेंस शीट में लिखी है, इस अमाउंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो सारे एसेट्स जो कि डेबिट बैलेंस है उनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और सारे लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो उनको क्रेडिट के साइड ट्रांसफ़र करके क्लोज़ किया जाएगा। अब यहाँ इनको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज़ करने के बाद कोई भी एसेट्स अपने नाम से नहीं जाना जाएगा, ना कि कोई लाइबिलिटी भी अपने नाम से जाना जाएगा। अब सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। मतलब ये एक बास्केट है, इस बास्केट में आपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को डाल दिया है, सबका
नाम क्लोज हो गया क्योंकि यहाँ डेबिट बैलेंस था, अब उसी डेबिट बैलेंस को हमने इधर क्रेडिट करके एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो तो क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से वो क्लोज होकर के वो अकाउंट अब क्लोज हो गया। और कौन सा अकाउंट खुल गया है? रियलाइजेशन अकाउंट खुल गया। सो ऑल द एसेट्स आर नाउ रियलाइजेशन अकाउंट एंड ऑल द लाइबिलिटीज़ आर ऑल्सो नाउ रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इधर तो एसेट्स हैं, ये सब एसेट्स हैं, तो एसेट्स को बेचेंगे तो क्रेडिट की तरफ से टू बाई बैंक एसेट्स को बेच दिया, लेकिन लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे तो टू बैंक लाइबिलिटीज़ को पेमेंट किया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एसेट्स को कितने में बेचा ये क्वेश्चन में दिया रहता है, उसी तरीके से कौन सी लाइबिलिटी को कितना पेमेंट किया, कम या ज़्यादा, वो भी क्वेश्चन में दिया है। तो जिस अमाउंट में हम पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ लिखना है। ये तो हुआ जब हमको पैसा दे रहे हैं या हम पैसा ले रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स कोई एसेट्स को ले जाते हैं तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एसेट्स को ले गया। उसी तरीके से कोई लाइबिलिटी को अगर पार्टनर ले जाता है तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ लाइबिलिटीज़ को। इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर बैलेंसिंग अमाउंट इस तरफ आता है तो वो हो गया प्रॉफिट, और अगर बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट के साथ क्रेडिट के तरफ आता है तो वो हो गया लॉस। इसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, इसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। नाउ ये हो गया एक तरीके का ब्लूप्रिंट, ये हो गया एक तरीके का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द मोडस ऑपरेंडी हाउ द बैलेंस शीट विल बी कन्वर्टेड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि यहाँ से जितने भी एसेट्स हमने ट्रांसफ़र किए हैं उसमें से कुछ एसेट्स को हमको ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो क्या है? कैश है और बैंक है। उसी तरीके से और भी कैपिटल अकाउंट हो सकता है, कैपिटल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, इस तरीके के अकाउंट्स को हमको ट्रांसफ़र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, इसको रियलाइज़ नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रिजर्व्स और किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस हो तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जो कुछ भी पार्टनर का है, जो कुछ भी पार्टनर को बिलोंग करता है वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होंगी। जो ऐसा कोई लाइबिलिटी जो आउटसाइडर को बिलोंग करता है वो ट्रांसफ़र होगी। इसमें बहुत सारे डिटेल्स भी हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में, कई बार वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और कई बार नहीं होता है। तो कब होता है? जब उस पर क्लेम हो तो ट्रांसफ़र होता है, और जब क्लेम नहीं हो तो वो तो पार्टनर का ही बचाया हुआ पैसा है, तो एज अ रिज़ल्ट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में हमें ये बात ध्यान रखना है कि जो रियलाइजेबल नहीं है वो एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करना है, और वो सारी लाइबिलिटीज़ जो स्ट्रिक्टली पार्टनर्स को बिलोंग करती हैं उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करना। सो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को ही हमें यहाँ सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो लेट अस सी नाउ the journal entries, how we have to transfer the assets into realization account and liabilities also in the realization account. So journal entries, जब हम assets को realization account में ट्रांसफ़र करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि all the assets are debit balances, so they will be credited and closed and realization account will be debited. So assets को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, मतलब इंडिविजुअली है। इंडिविजुअली का मतलब यह है कि एक एक एसेट का नाम लिख करके यहाँ क्लोज करना है। जैसे मशीन तो टू मशीन, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे ट्रांसफ़र करके इसे क्लोज करना है। नाउ एसेट्स आर क्रेडिटेड, यहाँ टू लिखा है मतलब ये क्रेडिट हो गया और क्लोज हो गया, मतलब अब एसेट है ही नहीं।
जो डेबिट बैलेंस था बैलेंस शीट में उसको हमने फर्म के जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया। तो कौन सा अकाउंट खुल गया है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब सारे एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही बेचेंगे और पैसा रिसीव करेंगे, चाहे वो पार्टनर लेके जाए चाहे हम बाज़ार में बेचें। सो द अमाउंट विल बी being assets transferred and closed। अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ उनका रेस्पेक्टिव रिज़र्व भी होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व भी है। तो इन दैट केस वो सारे रिज़र्व्स को भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि लाइबिलिटीज़ के तरफ दिए हुए रहते हैं, लेकिन रिलेटेड किससे रहते हैं? एसेट से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व और भी रहता है, जैसे कि डेटर्स है, तो डेटर्स के साथ आता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। सो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। नाउ दिस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व ये दोनों ही क्रेडिट बैलेंसेस हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो है वो तो लाइबिलिटीज़ के साइड दिखाई देता है, बट दिस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी एक क्रेडिट बैलेंस है। हालांकि वो एसेट्स के तरफ दिखाते हैं, लेकिन वो एसेट्स को माइनस करता है, डेटर को माइनस करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एसेट को माइनस कर रही है, मतलब आप वहाँ से समझ जाइए कि ये लाइबिलिटी ही है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्रेडिट बैलेंस। सो ये दोनों क्रेडिट बैलेंसेस को हमने डेबिट करके क्लोज कर दिया और ट्रांसफ़र कहाँ करना है? टू रियलाइजेशन अकाउंट। being transferred to realization account। अब अगर एसेट्स को बाज़ार में बेचते हैं और उससे हमें रकम मिलती है, इफ़ वी गेट मनी फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, इन दैट केस व्हाट विल वी राइट? बैंक अकाउंट डेबिटेड। इट इज़ बेटर टू ओपन अ बैंक अकाउंट देन कैश अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो सारे जगह बैंक अकाउंट लिखिए, और अगर आप कैश अकाउंट खोल रहे हैं तो सारे ट्रांजेक्शन जो कुछ भी कैश ट्रांजेक्शन है उसमें कैश अकाउंट लिखिए। नाउ पैसा आ रहा है, बैंक इज़ व्हाट? बैंक इज़ अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन? डेबिटेड टू एसेट्स को बेच रहे हैं हम, लेकिन यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सारे एसेट्स क्लोज होकर रियलाइजेशन अकाउंट में चले गए हैं, तो जो कुछ भी एसेट्स बिकेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से बिकेगा, ना कि मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ऐसा नहीं लिखना है। सो एसेट्स आर सोल्ड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस एसेट्स को कोई पार्टनर ले गया, सो इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पार्टनर है वो उसे जो भी पैसे में, रकम में ले गया, जितने भी कीमत में ले गया, ज़रूरी नहीं है कि वो उसे बुक वैल्यू में ले जाए। मान लीजिए बिल्डिंग था 1 लाख रुपीज़ का, उसने पार्टनर ने उसे 80,000 में ले गया, सो वी हैव टू राइट हियर 80,000, जितना में वो रियलाइज़ हुआ वही अमाउंट लिखना है। बीइंग एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। नाउ लेट अस सी द लाइबिलिटीज़। हाउ आर लाइबिलिटीज़ सेटल्ड? देन लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो बैलेंस शीट में दिए हुए जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वगैरह वगैरह, दे आर ऑल क्रेडिट बैलेंसेस एंड देयरफॉर they will be debited and closed. So liabilities account debited. Liabilities account debited individually. Individually they will be debited, जैसे creditors account debited, bills payable account debited, outstanding salary account debited. That way it will be debited to realization account. Now all the liabilities are closed and realization account is opened. So being
liabilities closed or transferred. Now, if payment is made for any liability, then money is going out of the firm, so realization account debited टू बैंक. लेकिन अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी को ले लिया, जैसे कि पार्टनर ने कहा कि मैं बिल्स पेबल मैं पटा दूंगा, तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, फर्म को उसको चुकता करने की ज़रूरत नहीं है. सो इन दैट केस वी विल राइट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये जो है पैसा, अगर हमने लाइबिलिटी को दे दिया, लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर को हमने पैसा दिया, कैश दिया, सो वी विल राइट टू बैंक. लेकिन अगर उसी लाइबिलिटी को या किसी दूसरे लाइबिलिटी को कोई पार्टनर ले गया, तो वो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. बीइंग पेमेंट टू लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटी taken over by partner. नाउ सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और एसेट्स को बेच करके पैसा ले लिया या तो फिर पार्टनर को दे दिया. उसी तरीके से सारे लाइबिलिटीज़ को हमने पेमेंट कर दिया या फिर उनको किसी पार्टनर ने ले लिया. अब इतना सब कुछ होने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में हो सकता है कि डेबिट बैलेंस निकले या क्रेडिट बैलेंस निकले. तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में अगर क्रेडिट बैलेंस निकलता है तो दैट इज़ अ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा. सो इन केस इफ़ इट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जैसे कि तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट. बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन transferred in profit sharing ratio. उसी तरीके से और ये भी हो सकता है कि डेबिट बैलेंस निकले. रियलाइजेशन अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस निकलता है तो वो लॉस है. इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. टू रियलाइजेशन अकाउंट. being loss on realization transferred in profit sharing ratio. So either this journal entry will be there or this journal entry. अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दैट. सो इन दैट केस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड. ये कौन सा वाला प्रॉफिट एंड लॉस है? ये क्रेडिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस है. टू और भी किसी तरीके का रिजर्व है वगैरह लाइबिलिटीज़ के तरफ में, तो दैट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. being transferred to capital account in profit sharing ratio.
अगर एसेट्स के तरफ में बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, सो दैट ऑल्सो विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो partners capital account debited, in that case to profit and loss account debit balance, and to advertisement suspense being transferred in profit sharing ratio. नाउ एट लास्ट जितना भी पैसा बच गया है फर्म में वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो इन दैट केस वी विल राइट पार्टनर्स विल विड्रॉ द मनी. जितना भी बनता है, अब सारे आउटसाइडर्स को हमने पेमेंट कर दिया, सारे तरीके के लोन्स वगैरह सब सेटल हो गए, सारे एसेट्स बिक गए. अगर इसके बावजूद भी अगर पैसा बच रहा है, सो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे. इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to bank being capital paid back. To partners. इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. मान लो फर्म को बहुत नुकसान हो रहा हो और ये सारे पैसे जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए दिए थे उसके लिए पैसे मंगाने पड़े पार्टनर से, तो उसका उस समय रिवर्स एंट्री हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, दैट इज़ सिचुएशनल. इफ़ इट हैपन्स देन वी विल, अदरवाइज जनरली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट से पेमेंट मिल जाता है. तो जितना भी पैसा बचता है वो, जैसे एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर थे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, चाहे उसका जितना भी बने. वो कैसे पता चलेगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब लेजर बनाएंगे, एट दैट टाइम वी विल कम टू नो. नाउ दिस वाज द बेसिक ओरिएंटेशन ऑन द टॉपिक. इसी तरीके से हमें इस चैप्टर में सोचना है और इसी तरीके से जर्नल एंट्रीज़ मैंने अभी बताया कि अब आजकल क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जर्नल एंट्रीज़ भी पूछे जा रहे हैं. पहले तो सिर्फ लेजर ही पूछा जाता था, अब जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं और आज पैटर्न भी चेंज हो गया. सो फ्रॉम इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज़ ऑन ऑल दीज थिंग्स, ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ फ्रॉम द T.S. Garewal टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 8, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. Thank you so much for watching.